इस वाले प्रॉब्लम में हमें दो स्फीयर दिए हुए हैं जिनके की वेट और डायमीटर अलग अलग है। हमें बोला गया है कि फाइंड ऑल द रिएक्शन। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढ लेते हैं कि आखिर रिएक्शन हमें कहां कहां मिलेगा। तो अगर मैं ऊपर वाले स्फीयर को देखूं तो ऊपर वाले स्फीयर पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है। अगर हम नीचे वाले स्फीयर को देखें तो नीचे वाले स्फीयर पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है और तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है। तो जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे आपको रिएक्शन मिलेगा। तो देखिए ऊपर वाले स्फीयर पे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मतलब दो अननोन है, और नीचे वाले स्फीयर पे तीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मतलब तीन अननोन है। तो पहले हम उस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन दो से ज्यादा न हो। तो देखिए पहले मैंने ऊपर वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो सबसे पहले मैंने इसका वेट लगाया। कहां पे लगाया? सीजी पे लगाया। कैसा लगाया? वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया। इसका वेट हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 न्यूटन। नीचे वाला स्फीयर भी ऊपर वाले स्फीयर पे फोर्स लगाएगा। ये फोर्स नीचे वाले स्फीयर के सीजी से चालू होगा और ऊपर वाले स्फीयर के सीजी को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ये देखिए फोर्स लगता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस फोर्स को मैंने नाम दिया है R1। हमें इस फोर्स का एंगल निकालना पड़ेगा। कहां से निकालना पड़ेगा? इस हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालना पड़ेगा। कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा? ये वाला एंगल थीटा निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे? यहां से लाइन को आगे की ओर बढ़ा लेंगे और यहां से लाइन को नीचे गिरा लेंगे और यहां पे क्या बना लेंगे? एक ट्रायंगल बना लेंगे। कैसा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, मतलब ये एंगल कितना आएगा? थीटा। ये दोनों थीटा बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हमें ये थीटा निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो निकाल सकते हैं, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस। अब इसका देखिए हम बेस कैसे निकालते हैं। हमें देखिए टोटल डिस्टेंस मालूम है यहां से लेके यहां तक का। ये टोटल कितना है? 72। तो और देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से हमने क्या करा, ये देखिए दोनों तरफ के मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ये दोनों डिस्टेंस कितने आएंगे? ये 15 आएगा, ये 30। ये 30 क्यों आएगा? ये इसके रेडियस के जितना आएगा। इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है। डायमीटर बी का कितना है? 60 mm। तो बी का रेडियस कितना होगा? 30 mm। अब ए का डायमीटर आपको दिया है, कितना दिया है? 30 mm। तो ए का रेडियस कितना होगा? 15 mm। अब हम इस वाले ट्रायंगल का बेस निकाल लेंगे। बेस कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? 72 में से 30 और 15 को माइनस कर देंगे। तो देखिए मैंने माइनस किया, 72 माइनस 30 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 27। अब इसका हाइपोटेन्यूज हमको मालूम है, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस। इसका रेडियस कितना होगा? 30 और इसका रेडियस कितना होगा? 15। तो हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 45। अब हम cos थीटा लगा देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए मैंने cos थीटा लगाया, cos थीटा इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 45। तो इससे थीटा आपका आ गया, थीटा कितना आ गया? 53.13 डिग्री। तो ये 53.13 डिग्री है तो ये भी 53.13 डिग्री होगा। तो देखिए आपने R1 का एंगल निकाल लिया। अब मैं जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको मैं हटा देता हूं और अब आपको मैं फिगर दिखाता हूं। ये ऐसा नजर आएगा आपको। तो ये एंगल हमारा है कितना है? 53.13 डिग्री। अब देखिए सिलेंडर जो आपका ये स्फीयर दिया हुआ है ए, इस पे एक फोर्स इसके भी परपेंडिकुलर लगेगा, ये लग रहा है, और ये इसके सीजी से पास होके जाएगा, जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसको मैंने नाम दिया है R2। तो देखिए ऊपर वाले इस स्फीयर पे तीन फोर्स लग रहे, तीनों मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखें, मतलब इसका सिग्मा एच और सिग्मा भी कितना आएगा? 0। इसको मैं अलग से बना लेता हूं। ये अपना R1 हो गया, यहाँ पे अपना R2 लग रहा है, यहाँ पे अपना वेट लग रहा है। यहाँ पे रेफरेंस लाइन मैंने ले लिया, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, और इस रेफरेंस लाइन से हमको ये वाला एंगल
मालूम है। ये कितना निकला है हमारा 53.13। तो देखिए हमको इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 करना है। तो देखिए R1 के हम दो कंपोनेंट बना लेंगे। R1 का एक कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन लगेगा, ये होगा R1 cos 53.13। R1 का दूसरा कंपोनेंट हम बना लेंगे परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हम लिखेंगे R1 sin 53.13। अब R1 को हम हटा देंगे। अब हम इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम किया तो मैंने लिखा R1 cos 53.13 माइनस R2 इक्वल टू 0। अब वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे। हमने लिखा सिग्मा V इक्वल टू R1 sin 53.13 माइनस 40 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम R1 और R2 निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा R1 आ जाएगा 50 न्यूटन और R2 भी आपका आ जाएगा, ये कितना आएगा 30 न्यूटन। तो हमने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रिएक्शन निकाल लिया। अब हमें नीचे वाले स्फीयर पर इस वाले पॉइंट और इस पॉइंट पे रिएक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले स्फीयर का मैंने वेट लगाया। कहाँ लगाया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाया। कैसा लगाया, वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया। इसका वेट दिया 160 न्यूटन। नीचे वाले स्फीयर ने ऊपर वाले स्फीयर पे R1 फोर्स लगाया। तो देखिए ऊपर वाला स्फीयर भी नीचे वाले स्फीयर पे R1 फोर्स लगाएगा। इन दोनों R1 का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट रहेगा। अब हम R1 का एंगल निकाल लेंगे। कहां से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन बना दी। हम कौन सा एंगल निकालेंगे R1 का, ये वाला। ये एंगल कितना आएगा, थीटा। ये थीटा के जितना आएगा। अब ये थीटा तो हमको मालूम है 53.13 डिग्री। अब इस पे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहे हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और ये इसके सीजी से पास होके जाएगा। देखिए यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है और इसको मैंने इसके सीजी से पास कर दिया। इसको मैंने नाम दिया है R3। एक नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और ये भी देखिए इसके सीजी से पास होके जाएगा। ये जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसको मैंने नाम दिया है R4। हम R4 का एंगल निकाल लेंगे यहां से। ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे। देखिए इसको मैंने पीछे की ओर एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे। तो देखिए ये 90 है, ये 45 है। तो ये जो एंगल आपका यहाँ पे आएगा ये भी 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो देखिए इस वाले स्फीयर पे चार फोर्स लग रहे हैं। ये चारों मिलके इस वाले स्फीयर को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। तो इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा। मैं इन फोर्सेस को अलग से बना लेता हूँ। ये आपका R3 बन गया, ये R4 बन गया, ये आपका R1 बन गया जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 50 न्यूटन और ये आपका वेट बन गया 160 न्यूटन। इनके हम एंगल्स निकाल लेते हैं। R4 का एंगल्स हम निकाल लिए यहाँ से, इट इज 45 डिग्री और ये जो एंगल है ये हमारा 53.13 डिग्री है। तो इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना है। तो पहले देखिए इनके मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लेता हूं। तो R4 का एक कंपोनेंट इधर लगता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसको हमने लिखा R4 cos 45। R4 का मैंने दूसरा कंपोनेंट बना लिया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये हो गया R4 sin 45। अब R4 हट जाएगा। अब 50 के दो कंपोनेंट बनाए। 50 का ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा 50 cos 53.13। 50 का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये बना 50 sin 53.13। अब 50 को भी हम हटा देते हैं। अब देखिए पहले मैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा H इज इक्वल टू R3 माइनस R4 cos 45 माइनस 50 cos 53.13 इक्वल टू 0। अब इनके वर्टिकल कंपोनेंट को का हमको अलजेब्रिक सम करना है तो हम वर्टिकल कंपोनेंट को देखेंगे। तो देखिए ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने पॉजिटिव लिखा है R4 sin 45। नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनको मैं निगेटिव लिख रहा हूं इक्वल टू 0। इससे आपकी R3 और R4 की वैल्यू आ जाएगी। R3 आपका कितना आएगा 230 न्यूटन, R4 आपका कितना आएगा 282.84 न्यूटन।